कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप वाले कंपाउंड्स को कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री मोस्ट अवेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का वन शॉट वीडियो। ये वीडियो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पूरे चैप्टर का दूसरा वीडियो और हमेशा की तरह इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे कार्बन कंपाउंड्स जिसके अंदर होते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप, उन्हें हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप कहाँ से आया? कार्बोक्सिल वर्ड पे अगर आप ध्यान दो तो ये बना हुआ है दो वर्ड से, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल। कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स बोले तो कौन? एल्डिहाइड कीटोन्स। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोले तो कौन से कंपाउंड्स? एल्कोहल। एग्जैक्टली। बट यहाँ पर आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड कीटोन से सिमिलर होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ इनकी खुद की हैं, ये अपने अलग ही हैं। ठीक है, ओके। अब पहचानोगे कैसे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? जहां कहीं भी किसी भी केमिकल फॉर्मूला में अगर दिख जाए COOH मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप। ये वाला जो कार्बन है कार्बोक्सिल ग्रुप को बनाने वाला ये कार्बन, इसको अक्सर ही हम रेफर करते हैं एज कार्बोक्सिल कार्बन। जहां पे दिख गया कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि वो क्या है? वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफैटिक हो सकते हैं अगर इसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है RCOH, R इज द एल्काइल ग्रुप। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप की जगह एराइल ग्रुप लगा हुआ हो, रिंग वाला स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली, तो बन जाएंगे क्या? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वैसे अगर हम बात करें तो नेचर में बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इनका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है। एग्जैक्टली। अब एसिडिक नेचर क्यों है अगर मैं ऐसा पूछ लूं तो फिर आप क्या सोचोगे? आपको ये सोचना है कि एसिड कौन होता है? वही जो बड़ी आसानी से H+ दे दे, जिसमें H+ देने की टेंडेंसी हो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम देखें तो ये बड़ी आसानी से H+ दे देते हैं और बना देते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन आप यहाँ पे देख रहे हो ये काफ़ी स्टेबल होता है। इसका ये मतलब है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा रेडी रहता है कि भाई एक H+ देते हैं और कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं, राइट। तो यानी कि इनके अंदर क्या टेंडेंसी होती है? H+ देने की टेंडेंसी होती है, राइट। इसी वजह से ये एसिडिक नेचर के होते हैं और हमने कोई डाउट ही नहीं रखा, इनका नाम ही रख दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, ये एक कार्बन से लेकर के, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। जब हम हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि 12 कार्बन वाला या 13 कार्बन वाला या 18 कार्बन वाला, राइट, तो ये जो 12 से लेके 18 C12 से C18 वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनको कई बार फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल फैट्स में एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एस्टर। इस वजह से इनको फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। तो आज के बाद जब आप बायो या कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जहाँ पर फैटी एसिड वर्ड आता है तो समझ जाना वो फैटी एसिड क्या है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एक खास बात ये भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे कि एस्टर, जैसे कि एमाइन्स, जैसे कि एनहाइड्राइड्स, जैसे कि एसिड क्लोराइड्स। तो इस तरह के बहुत सारे डेरिवेटिव्स कह सकते हो आप मिलते हैं हमें अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल को कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे नामकरण। एग्जैक्टली, जिस तरीके से घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले उनका नाम रखा जाता है ताकि हम उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर सके कि भाई इसका ये नाम है, राइट। ठीक उसी तरीके से अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड पिक्चर में आ गया है तो सबसे पहले इनका नामकरण करना होगा, यानी कि इनकी नेमिंग या फिर नॉमेनक्लेचर सीखनी होगी, है ना। अब देखो ऐसा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो थे ना, दे वर वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पिक्चर में आए थे, राइट। अब उस टाइम पर IUPAC का ये पूरा नॉमेनक्लेचर का सिस्टम तो था नहीं, तो इसीलिए कई सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को उनके कॉमन नेम्स से बुलाया जाता था और वो कॉमन नेम्स काफ़ी पॉपुलर हैं। हालांकि ये जो कॉमन नेम्स थे इनका भी एक
काइंड ऑफ बोल सकते हो एक फॉर्मेट तो था। सारे कॉमन नेम्स अगर आप देखोगे तो वो एंड होते थे इक एसिड से, IC इक एसिड, ऐसे ही एंड होते थे सारे कॉमन नेम्स, ठीक है। और ये जो कॉमन नेम्स रखे जाते थे वो किसके बेसिस पे रखे जाते थे, ये मोस्टली ग्रीक या लैटिन वर्ड से आए थे। और ये वर्ड्स कौन से थे, जिन चीज़ों से वो पर्टिकुलर एसिड डिराइव हुई है। तो बेसिकली उनके सोर्स ऑफ ओरिजिन से उनके कॉमन नेम्स डिराइव होते थे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एक कार्बन वाला एसिड होता है HCOOH, ठीक है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एक लैटिन वर्ड फॉर्मिका से आया है जिसका मतलब होता है रेड एंट, राइट। अब इसका नाम रेड एंट पे क्यों रखा गया, क्योंकि ये एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम रेड एंट्स। ठीक उसी तरीके से अगर हम 2 कार्बन वाले एसिड की बात करें जिसका कॉमन नेम होता है, बताओ क्या होता है, इसका होता है एसिटिक एसिड। एग्जैक्टली ये कहाँ से आया है, फ्रॉम द वर्ड एसिटम। एसिटम का मतलब होता है विनेगर, और ये जो एसिड होता है ये विनेगर में पाया जाता है, राइट, ओके। उसके बाद अगर हम एक एग्जांपल और देखें, लेट अस से 4 कार्बन वाला एसिड जिसे कहा जाता है बटायरिक एसिड। ये सारे कॉमन नेम्स है, ध्यान रखना है। बटायरिक एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बटर में पाया जाता है ये एसिड, तो बटर से आ गया बटायरिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से इस बेसिस पर कॉमन नेम्स रखे जाते हैं। तो चलो अब बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की। IUPAC नॉमेनक्लेचर कुछ नया तो है नहीं हमारे लिए, हम इससे पहले भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब का तो नॉमेनक्लेचर करते ही आ रहे हैं, तो वी एक्चुअली नो व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट। चलो तो फिर भी एक बार फटाफट रिकैप करते हैं किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। जितने कार्बन का वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो जो पेरेंट कार्बन का जो एल्केन है वो एल्केन के नाम से ई को हटा के ओइक एसिड लिख देते हैं। जैसे मान लो अगर 1 कार्बन वाला एसिड है तो 1 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, मीथेन। मीथेन का ई हटा के मिथेनोइक एसिड। उसी तरीके से अगर 2 कार्बन वाला एसिड है तो 2 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, ईथेन। ईथेन का ई हटा के इथेनोइक एसिड। उसी तरह 3 कार्बन वाला एसिड क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम IUPAC नेमिंग करते हैं। अब इसके अलावा जो बाकी हमारे जनरल रूल्स थे वो अभी भी एप्लीकेबल है। जैसे कि आप जो चेन की नेमिंग करोगे वो इस तरीके से करोगे, कार्बन चेन की जो नेमिंग करोगे वो ऐसे करोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को लीस्ट नंबर मिले, यानी कि उसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी भी आपके पास ऐसा होता है कि एक चेन के अंदर COOH एक से ज़्यादा है, राइट, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, डाई, ट्राई जैसे प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे, राइट। जैसे कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, इस तरीके से यूज़ करेंगे हम, ओके। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके पोजीशन को कैसे बताएंगे, यूजिंग नंबर्स। एग्जैक्टली कि कौन से वाले कार्बन पे है, 2,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 2 नंबर और 4 नंबर वाले कार्बन पे COOH लगा हुआ है, राइट। तो ये तो हमारे वही पुराने वाले रूल्स हैं जो बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल होते थे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग के लिए भी एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो चलो 2 एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक रूल को दोहरा लेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमारे सामने आते हैं जहाँ पर मोर देन 1 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। इसके बारे में हालांकि मैंने पहले भी बताया एक क्विक रिकैप में कि जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम इन 2 एग्जांपल्स के साथ क्लैरिफाई कर लेंगे क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा एक ऑप्शन क्या होता है कि द एल्काइल चेन लीविंग द कार्बोक्सिल ग्रुप्स इज नंबर्ड एंड द नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स इज इंडिकेटेड बाय एडिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रेफिक्स डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्काइल चेन। बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि लेट अस से पहला एग्जांपल ये वाला, इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, यानी कि 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है। बीच में क्या है, CH2 होल 4, मतलब CH2 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 CH2। मतलब इसको अगर मैं एक बार फिर से लिख लूँ तो ये कुछ ऐसा है, ये CH2 4 बार है, ठीक है। अब हम हमारे IUPAC के सिस्टम के हिसाब से क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन चेन को नंबर करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकती है कि भाई कार्बन चेन में ये वाले COH OH वाले C इंक्लूड करें कि ना करें। तो यहाँ पर ये जो रूल है, अगर तुम इस रूल को अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में तुम COOH वालों को साइड रखो, बीच के चेन को नंबर करो। मान लो 1 2 3 4,
ऐसे नंबर कर दिया, ठीक है। यानी कि तुम्हारा पेरेंट चेन क्या हो गया, 4 कार्बन वाला एल्केन विच इज ब्यूटेन, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कितने कार्बोक्सिल ग्रुप है, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो हम लोग कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे, डाई, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। धीरे धीरे एक एक करके बता रही हूँ। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं, ठीक है, ओके। ये कार्बोक्सिल ग्रुप किस किस पोजीशन पे हैं, 1 पोजीशन पे है और 4 पोजीशन पे है, तो इसे हम लिखेंगे 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड किस चेन पे लगा हुआ है, पेरेंट चेन क्या है, 4 कार्बन वाला पेरेंट चेन विच इज ब्यूटेन, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप बोलो कि नहीं मैं इन सारे कार्बन को इंक्लूड करके नेम करना चाहती हूँ, वो भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। उस केस में 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 6 कार्बन का चेन हो जाएगा। 6 कार्बन में से फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट वाले कार्बन पे यानी कि 1,6 पे क्या है तुम्हारे ओइक वाले ग्रुप है, राइट। तो उस केस में क्या कह सकते हो, उसमें कह सकते हो हेक्सेन डाइओइक एसिड, राइट, क्योंकि हेक्सेन पूरा चेन हेक्सेन है, 2 ओइक एसिड है, सो डाइओइक एसिड। उस तरीके से भी इसको नेम कर सकते हो, बट यहाँ पे चूंकि मैं ये वाले रूल को फॉलो कर रही हूँ, इट इज ऑलवेज गुड टू फॉलो 1 रूल ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे एक COOH है, यहाँ पे एक COOH है और यहाँ पे भी एक COOH है, यानी कि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप है, ठीक है। इसको भी एक बार अलग से बना लेती हूँ, इट विल मेक थिंग्स सिंपलर। COOH इधर है, यहाँ पे है CH2, उसके बाद है CH और इस CH से लगा हुआ है एक COOH, फिर है CH2 और उसके बाद है COOH, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पे भी हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले COOH को हटा दो, ठीक है। अगर COOH को हटा दिया तो मेरा चेन कैसा होगा, 1 2 3, 3 कार्बन वाला पेरेंट चेन है, ओके। 3 कार्बन वाले पेरेंट चेन पे 1 नंबर कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 नंबर कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 नंबर कार्बन पे भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। बड़ा ही मजेदार स्ट्रक्चर है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस पोजीशन पे है, 1 2 3 पे है, तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका पेरेंट चेन क्या है, 3 कार्बन वाला पेरेंट चेन है, दैट इज प्रोपेन। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए रिंग वाले स्ट्रक्चर्स की, है ना। तो यहाँ पर ये जो पहला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रिंग बना हुआ है CH2COOH। हम लोग अपना IUPAC का रूल फॉलो करेंगे। उसमें क्या करते हैं, हम लोग कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं ताकि COOH को प्रायोरिटी मिले। यानी कि यहाँ पे ये कार्बन हो जाएगा नंबर 1 और ये कार्बन हो जाएगा नंबर 2, ठीक है। अब देखो नंबर 2 कार्बन के साथ ये पूरा रिंग लगा हुआ है, उसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, जब बेंजीन की रिंग लगी होती है एज अ सब्सटीट्यूएंट तो हम क्या यूज करते हैं, फिनाइल, एग्जैक्टली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन वाले कार्बन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 फिनाइल। और ये मेन चेन कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखो इथेन का ई हटा के मैंने ओइक एसिड डाल दिया क्योंकि 2 कार्बन वाला एसिड है मेन चेन में, तो इसका नाम हो गया 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बेंजीन की रिंग है जिसके साथ 2 COOH लगे हुए हैं। अब 2 COOH जहाँ लगे हुए हैं तो हम लोग अपनी उसी रूल का यूज करेंगे। एक बार के लिए इस स्ट्रक्चर को भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, 2 है, राइट। यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एग्जैक्टली। अब बताना पड़ेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप्स कौन से पोजीशन पे है, तो इसीलिए इस रिंग की नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग ऐसे करनी होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को मिनिमम नंबर मिले। तो लेट से अगर इसको 1 रखा तो इसको 2 रखना पड़ेगा ताकि कार्बोक्सिल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। तो ये हो गया 3, ये 4, 5 और 6,
ठीक है। अब इसकी नेमिंग शुरू करेंगे। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है तो ये हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 ग्रुप कौन कौन से पोजीशन पे है, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसके पहले जो मेरा पेरेंट रिंग है वो क्या है, बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होता है, COOH ग्रुप होता है और उसके साथ लगा होता है एक अल्काइल या एराइल ग्रुप, राइट। तो लेटर से RCOOH कुछ इस तरीके का ढांचा होता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका जो कार्बोक्सिल कार्बन होता है, ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बताते हैं हम, राइट। हमने अपनी क्लास 11th की केमिस्ट्री में यही सारी चीज़ें तो पढ़ी थी, है कि नहीं, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी यार, पढ़ी थी ना, वेरी गुड। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ये सारी थ्योरीज हमने डिस्कस किए थे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे शेप कैसे बताते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बताते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। अब होना चाहिए तो है ना भाई, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ये एक प्लेन में लाई करता है, मतलब जो हमारा कार्बोक्सिल कार्बन है वो अगर इस प्लेन में लाई कर रहा है तो इसी प्लेन में इसके तीनों बॉन्ड्स बन रहे हैं, जो डबल बॉन्ड है और जो 2 सिंगल बॉन्ड्स है, एक जो अल्काइल ग्रुप के साथ जा रहा है और दूसरा जो ऑक्सीजन के साथ जा रहा है, तीनों बॉन्ड्स उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज प्लेनर। ट्राइगोनल मतलब देखो 3 ऐसे एंगल बन रहे हैं एक ही प्लेन में, करेक्ट। तो अब आप खुद सोचो इस केस में बॉन्ड एंगल कितना होगा। अगर मान लो ये मेरी हथेली के ऊपर एक कार्बन बीच में है और ऐसे करके ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है, एज्यूमिंग तीनों के एंगल सेम है। अब पूरा टोटल एंगल कितना है, 360 डिवाइडेड बाय 3 बोले तो 120, यानी कि बॉन्ड एंगल इनमें क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर पे थोड़ा अगर और डिटेल में झांके तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रेजोनेंस, एग्जैक्टली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब सबसे पहले शुरू से शुरू करेंगे। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, जब हम कहते हैं कि एक ही कंपाउंड के लिए हम एक से अधिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मतलब अगर एक से अधिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है फॉर दैट कंपाउंड तो हम कहते हैं कि वो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ओके, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखो बड़े ध्यान से, क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर 2 चीज़ें हमें दिख रही है जो हमें इशारा कर रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। पहली चीज़ यहाँ पे पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड है, ओके। और दूसरी चीज क्या दिख रही है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड नहीं है, जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, वो खाली बैठे हैं, वेले इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और अगर आसपास में पाई बॉन्ड हो तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, किसके लिए, रेजोनेंस होने के लिए। क्योंकि रेजोनेंस का फंडा कब आता है, जब ऐसा हो कि भाई फ्री के इलेक्ट्रॉन्स, वेले इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं जो इधर से उधर कूदा फांदी कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल स्ट्रक्चर या फिर आप बोल सकते हो मोर देन वन स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी आ जाती है। लुईस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को याद है, फटाफट से, कितने लोगों को याद है, याद नहीं है तो जाओ जाके लुईस स्ट्रक्चर का वीडियो देखो पहले, राइट। ये सारी चीज़ें ना बहुत बेसिक वीडियोस हैं, इसीलिए क्लास 11th के केमिस्ट्री के जो शुरू के चैप्टर्स हैं ना, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि उन्हीं लॉजिक से, उन्हीं कॉन्सेप्ट से हम पूरी की पूरी ऑर्गेनिक पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने अपने क्लास 11th केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था कॉसेल लुईस अप्रोच, जिसमें मैंने सिखाया था कि किस तरीके से हम लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर वो याद है तो आपको याद होगा कि लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता था कि सभी एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग से उनके बीच में बॉन्ड्स बनते थे, राइट, करेक्ट। तो अगर वो किसी को भी लुईस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत याद है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहे तो उस वाले ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्ड बना सकता है, चाहे तो नीचे वाले ऑक्सीजन से भी बना सकता था। तो उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज थी। ये पॉसिबिलिटी कहाँ से आई, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से आई, राइट, समझ रहे हो। तो बोलने का मतलब है जब कभी भी आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखे जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है और बगल में पाई बॉन्ड भी है, तो वहां पे आप समझ जाओ कि वो पाई बॉन्ड कूद के बगल वाले में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन बन के, ये इलेक्ट्रॉन कूद के डबल बॉन्ड बना लेगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये जो नीचे वाला ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर दे रहा है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दे रहा है।
इसने बोला कि भाई लो मेरे इलेक्ट्रॉन लो और अपना डबल बॉन्ड ले लो, खुश रहो, राइट। चूंकि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया, तो इस ऑक्सीजन के पास आ गया पॉजिटिव, प्लस आ गया, ठीक है। ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, अब कार्बन बोलेगा भाई मैं कितनों के साथ डबल बॉन्ड बनाऊंगा, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं टोटल, मेरी वैलेंसी कितनी है, 4 ही है भाई। तो तुम्हारे साथ डबल बॉन्ड बना लिया तो उसके वाले डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा हूं मैं अल्काइल ग्रुप के साथ, है ना। तो ऊपर वाले के साथ उसने डबल बॉन्ड तोड़ दिया, यानी कि ऊपर वाले ऑक्सीजन में आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो जो बॉन्ड टूटा वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, वो ऑक्सीजन पे चला गया, तो उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई, राइट। तो यानी कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर बोलने को तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ही हैं, सिमिलर हैं, सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट दोनों दो अलग स्ट्रक्चर्स हैं। और ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, राइट, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। बात क्लियर हो गई, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही हम इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि इस रेजोनेंस के दौरान हमने ये भी देखा कि हमारा जो कार्बोक्सिल कार्बन है, ये जो प्यारा सा कार्बन बीच में बैठा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। इस कार्बन के साथ क्या हो रहा है, इसके पास प्लस चार्ज आ रहा है। तो यानी कि मेरा कार्बन किस तरीके का है, जो खुद पॉजिटिवली चार्ज है, उसे किसके लिए लगाव होगा, नेगेटिव के लिए लगाव होगा, उसे इलेक्ट्रॉन के लिए लगाव होगा, यानी कि वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। एग्जैक्टली तो इसीलिए ये जो मेरा कार्बोक्सिल कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। यहां तक कहानी क्लियर है, सुपर। अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यानी कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन के लिए कितना प्यार मोहब्बत है, कितना ज्यादा प्यार है या कितना कम प्यार है, वो कौन डिसाइड करता है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अगर मैं इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कंपेयर करूं विथ अ कार्बोनिल कार्बन, टर्म से घबराना नहीं है, अभी किस कार्बन की बात कर रही थी, कार्बोक्सिल कार्बन, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है, मतलब COOH वाला कार्बन इज कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन की जब बात कर रही हूं तो ये कौन सा कार्बन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, एग्जैक्टली, C डबल बॉन्ड O, राइट। वो वाले कार्बन की जब मैं बात कर रही हूं दैट इज कार्बोनिल कार्बन। तो ये कार्बोनिल कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, ठीक है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जो कार्बोक्सिल कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है दैन द कार्बोनिल कार्बन। ओवरडोज तो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे समझना है, ठीक है। तो बोलने का मतलब है ये कार्बन जो है, कार्बोक्सिल कार्बन जो है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये तो समझ में आ गया। बट मैं कह रही हूँ कि इसका जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है ये कम है कंपेयर टू अ कार्बोनिल कार्बन। ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए दोनों स्ट्रक्चर को हमने रख दिया है बगल बगल, ठीक है। अब अच्छे से देखना, ठीक है। जब मैं कार्बोनिल कार्बन की बात कर रही हूँ, ठीक है, वहां पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, एज्यूमिंग इट इज अ कीटोन। अगर एक एल्डिहाइड होगा तो एक तरफ हाइड्रोजन होगा, दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। मतलब एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है, इस केस में ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ ले लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो कार्बन बेचारा क्या रह जाता है, पॉजिटिव, बेचारा तो नहीं बोलूंगी, एनीवेज कार्बन के पास खूब सारा पॉजिटिव रह जाता है। तो यानी कि कार्बन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज खूब सारा है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, जितना ज्यादा उसके पास पॉजिटिव रहेगा उतना ही ज्यादा उसको नेगेटिव के लिए प्यार मोहब्बत रहेगा, उतना ही ज्यादा उसको नेगेटिव के लिए लगाव रहेगा, उतना ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी रहेगी, राइट, ओके। अब वापस आते हैं हम कार्बोक्सिल कार्बन पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, इधर OH। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन है वो तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, कार्बन को पॉजिटिव छोड़ दे रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक और ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ दे रहा है। मतलब पहले वाले केस में एक ही ऑक्सीजन था जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो कार्बन को क्या हो जा रहा था, के पास पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा था, तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जा रही थी कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन दिखे मुझे उससे लगाव है। इस केस में क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले तो रहा है बट दूसरा ऑक्सीजन ना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे भी दे रहा है। तो इसीलिए कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो भूख है, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव है, वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है। और इसी वजह से मैंने कहा था कि कार्बोक्सिल कार्बन के केस में उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन, या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं
कि एक कार्बोक्सिल कार्बन जो है दैट इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन अ कार्बोनिल कार्बन। तो बच्चों, नामकरण और स्ट्रक्चर के बाद अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिपरेशन। एग्जैक्टली कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर बात करें किन किन चीज़ों से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इन्हें हम बना सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल से, इन्हें बना सकते हैं एल्डिहाइड से, बना सकते हैं अल्काइल बेंजीन से, एमाइड से, नाइट्राइल से, एस्टर से, एनहाइड्राइड से, एसिड क्लोराइड से, मतलब इतनी सारी चीज़ों से अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो चलो एक एक करके सारे मेथड्स देखते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वगैरह पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने पढ़ा था कि अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बन जाता है? एसिड्स। अभी मुझे क्या बनाना है अल्कोहल से? मुझे सीधा एसिड बनाना है। पॉसिबल है? पॉसिबल तो होना ही चाहिए। मतलब इट इज़ लाइक पहले उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो बनेगा एल्डिहाइड, फिर ऑक्सीडाइज करोगे तो बनेगा एसिड। मुझे क्या चाहिए? बीच वाला स्टेप ही नहीं चाहिए, सीधा अल्कोहल से एसिड चाहिए। कैसे हो सकता है? अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें। एग्जैक्टली तो हम क्या यूज़ करेंगे? बहुत ही तगड़े वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, जैसे कि जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या होता है? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3 इन एसिडिक मीडियम, ये कहलाता है जोन्स रिएजेंट। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों हैं एकदम खतरनाक वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनका अगर हम यूज करते हैं तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल सीधा का सीधा डायरेक्टली एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो जितने कार्बन वाला अल्कोहल है उतने ही कार्बन वाला हमें एसिड मिल जाएगा। मान लो कि 10 कार्बन वाला अल्कोहल है, जैसे कि डेकेनॉल, यहां से क्या बन जाएगा? इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज किया तो क्या बन जाएगा? 10 कार्बन वाला एसिड, दैट इज डेकेनोइक एसिड। ठीक है, तो ऐसा सिंपल, प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि मैं बार बार बोल रही हूँ प्राइमरी अल्कोहल। ये मेंशन क्यों कर रही हूँ? क्या सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हम एसिड नहीं बना सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ? नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो पहले, जैसे प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाता है, फिर एल्डिहाइड और ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ क्या होता है? उनको ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन बनेगा। कीटोन को हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाते हैं, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से एसिड अगर मुझे बनाना है तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ही बना सकती हूँ। अब हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, दूसरे मेथड में हम देखेंगे कि क्या हम एल्डिहाइड से एसिड बना सकते हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात है, कुछ ऐसा ही तो डिस्कस किया था अभी कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर पहले एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो एसिड बनेगा। है बहुत सिंपल। तो यानी कि एल्डिहाइड से बड़ी आसानी से हम ऑक्सीडेशन से एसिड बना सकते हैं। बट इस केस में चूंकि हम एल्डिहाइड वाले स्टेज तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, मतलब हम दूसरी सीढ़ी तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम बन जाएगा इवन विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप पूछोगे कि मैम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं? जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट, जैसे कि फेलिंग्स रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? ये होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ एमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3(OH), ये होता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। उसी तरह से फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है? अब फेलिंग्स रिएजेंट के अंदर ना एक फेलिंग्स A, एक फेलिंग्स B, दो सॉल्यूशंस होते हैं। फेलिंग्स A ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है जो कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। फेलिंग्स B जो है ये क्लियर सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और उसके साथ में होता है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट जिसे रोशेल सॉल्ट भी कहा जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी क्योंकि दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिनके प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होते हैं, राइट। बट ये रिएक्शन जब होगा तब आपको क्या दिखेगा? जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का आपको एसिड मिल जाएगा आफ्टर ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो देखो साफ साफ दिख रहा है। एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO, राइट, और एसिड क्या होता है? RCOOH। मतलब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, वो दिख रहा है एविडेंटली। दैट मीन्स एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। अब देखते हैं हम हमारा अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि हमारा तीसरा मेथड है, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन कैसा दिखेगा? एक बेंजीन रिंग, उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। अब ये अल्काइल ग्रुप
प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। देखते हैं क्या होता है इन अलग अलग सिनेरियोज में। तो बेसिकली होता ये है कि जब हम एक अल्काइल बेंजीन को भी ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें एसिड मिलता है, ठीक है, एसिड मिलता है। अब यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, मतलब जो एसिड मिलेगा उसमें भी वो बेंजीन रिंग रहेगा। तो यानी कि किस तरीके का एसिड मिलेगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एग्जैक्टली मैंने पहले ही बोला था, जिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिंग वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, एराइल ग्रुप्स होते हैं, वो कौन से वाले होते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, जब कभी भी ऑक्सीडेशन से कोई चीज़ बनती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्योंकि बेस्ड ऑन कि कितना ऑक्सीडेशन चाहिए हम डिसाइड करते हैं कि कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाला यूज़ करेंगे कि माइल्ड वाला यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं उसमें पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4, चाहे एसिडिक मीडियम में ले लो या एल्कलाइन मीडियम में ले लो। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है क्रोमिक एसिड, दैट इज H2CrO4, ठीक है। तो ये दो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनसे अगर हम अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यार बेंजीन रिंग के साथ जो मेरा अल्काइल बेंजीन है ना, इस अल्काइल बेंजीन का अल्काइल वाला पार्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मिथाइल हो, चाहे वो इथाइल हो, चाहे वो प्रोपाइल हो, चाहे वो ब्यूटाइल हो, फर्क नहीं पड़ता कि अल्काइल वाला जो लेंथ है ना, अल्काइल ग्रुप का जो लेंथ है वो कितना है, 2 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा बनता है बेंजोइक एसिड। ये मजेदार चीज़ है ना। मतलब चाहे कुछ भी ले लो, मिथाइल बेंजीन ले लो, इथाइल ले लो, प्रोपाइल ले लो, ब्यूटाइल ले लो, हमेशा मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बात आपको याद रखनी है ताकि आप एग्जाम में अगर आपको कंप्लीट द रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि इन रिएक्शंस में हमेशा क्या बनता है, बेंजोइक एसिड ही बनता है। बेसिकली इन रिएक्शंस को होने के लिए, अब जैसे रिएक्शन के मैकेनिज्म्स तो हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट मैं छोटी छोटी बातें बताती चलूंगी जिससे आपको ये समझने में आसानी हो कि किस रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रिएक्शन को होने के लिए एक ही क्राइटेरिया होता है और वो है कि अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे देखो ये जो अल्काइल ग्रुप है, इस बेंजीन रिंग के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, अगर ये प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, जैसे कि ये, इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अल्फा हाइड्रोजन बाय द वे हम किसे कहते हैं, जो कार्बन इस बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। अब प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन टर्शियरी अल्काइल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि उस कार्बन के साथ बाकी तीनों साइड में और कार्बन ही लगे हुए हैं, तो उस वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन लगा हुआ नहीं है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को अगर हम टर्शियरी अल्काइल ग्रुप वाले अल्काइल बेंजीन के साथ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा रिएक्शन नहीं होगा, उस केस में हमें एसिड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द अल्काइल ग्रुप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब जो अल्काइल ग्रुप का जो लेंथ है, मतलब मिथाइल है या इथाइल है या प्रोपाइल है या फिर कोई 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, उससे क्या कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा बस बेंजोइक एसिड मिलता रहेगा। वेल टू सम एक्सटेंट यस, प्रोडक्ट तो हमारा हमेशा बेंजोइक एसिड ही होगा, चाहे भैया कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ऑन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड कितनी तेजी से बन रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन में फर्क पड़ेगा। तो हम लोग नोटिस करते हैं कि अगर मिथाइल बेंजीन से हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, बनता तो बेंजोइक एसिड ही है बट उस केस में जो रिएक्शन का जो रेट है ना दैट इज़ वेरी हाई, बहुत तेज़ी से बन रहा है बेंजोइक एसिड। उसके मुकाबले अगर हमारा कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप है, जैसे कि इथाइल है या फिर प्रोपाइल है या ब्यूटाइल है, इस तरह का कोई अल्काइल ग्रुप है, तो उसके केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर हम 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप की बात करें तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा और कम हो जाएगा, और अगर हम टर्शियरी अल्काइल की बात करें तो उस केस में तो भाई रिएक्शन होगा ही नहीं। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा होगा मिथाइल बेंजीन में, उससे कम हो जाएगा बाकी अल्काइल बेंजीन में, उससे कम हो जाएगा
सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स में, उससे भी कम हो जाएगा टर्शियरी एल्काइल ग्रुप्स में। तो चलो बच्चों, अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं नाइट्राइल से। नाइट्राइल याद तो है सबको कि नाइट्राइल कैसा दिखता है, RCN, एग्जैक्टली C ट्रिपल बॉन्ड N रहता है और ये होता है नाइट्राइल। नाइट्राइल से क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कभी भी हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो हमेशा दिमाग में पहले ये तस्वीर क्लियर करो कि क्या चीज़ से कौन सी चीज़ बनानी है। यहाँ पे नाइट्राइल मतलब RCN से क्या बनाना है, एसिड मतलब RCOOH, यानी कि ये जो CN है इसको हटाना है, इसको तोड़ देना है एक तरीके से। कैसे तोड़ेंगे, वाटर से। और जब हम वाटर को जोड़ के तोड़ देते हैं बॉन्ड्स को, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। लिसिस का मतलब, लिसिस या लाइसिस जो भी कह लो, उसका मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। हाइड्रो मतलब वाटर से, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे हम नाइट्राइल्स का करेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक, ओके। अब देखो, हाइड्रोलिसिस जब भी हम करते हैं हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि एसिड उस हाइड्रोलिसिस के दौरान एक कैटलिस्ट का काम करेगा, उसे हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। वहीं अगर एसिड के बजाय हम बेस को एक कैटलिस्ट की तरह यूज करें तो उसे हम कहेंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस। सिंपल था, ओके। अब देखो हो क्या रहा है, जब हम एक नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें पहले एमाइड मिलता है। एमाइड क्या होता है, CONH2। ध्यान देना है ग्रुप पे, क्योंकि ये ग्रुप ही जो है इन सारे अलग अलग कैटेगरीज की पहचान होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान जैसे COOH है, उसी तरह एमाइड की पहचान है CONH2, राइट। तो एमाइड बना। अगर इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तब जाके एसिड बनेगा। यानी कि कहानी कुछ ऐसी है कि नाइट्राइल से शुरुआत किया, हाइड्रोलिसिस किया, अगर बीच में ही रोक दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्योंकि पूरा तो होने ही नहीं दिया। पार्शियल हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे क्या मिलेगा, एमाइड CONH2। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस चलने दिया, यानी कि उसको हाइड्रोलाइज अगर हम होने दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बात। तो बस इतनी सी कहानी है इन प्रिपरेशन ऑफ एसिड फ्रॉम नाइट्राइल, ठीक है। तो जैसा कि सभी को ध्यान होगा कि अभी तक हम कुछ काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेसेस पढ़ते आ रहे थे जहां पर ऑक्सीडेशन से एसिड बन रहा था। अब आगे आप देखोगे, यहाँ से शुरू होके अब आगे आप कई सारी ऐसे प्रोसेसेस देखोगे जहां पर आप हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे। अगला तरीका, प्रिपरेशन फ्रॉम एमाइड्स। बताने की जरूरत है, अभी पिछले वाले टॉपिक में ही तो कवर कर लिया था, है ना। जब हम नाइट्राइल का डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या देखा था, नाइट्राइल को अगर हम माइल्ड कंडीशन में हाइड्रोलाइज करें तो क्या, कहाँ पे रुक जाता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे ही रुक जाता है और बन जाता है एमाइड। एमाइड को फर्दर हाइड्रोलाइज करें तो बन जाता है एसिड। यानी कि उसी प्रोसेस में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर हमारे पास एमाइड दिया हुआ है, एमाइड बोले तो CONH2 जो कि एमाइड की पहचान है, एमाइड से एसिड कैसे बनेगा, हाइड्रोलिसिस से। एग्जैक्टली। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वाटर डाल के किसी बॉन्ड का ब्रेक डाउन करना, उसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो इसका मतलब है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अगर हमारे पास जितने कार्बन का एमाइड है उतने कार्बन का हमें एसिड मिल जाएगा। जैसे मान लो 2 कार्बन का एमाइड है, इथेनामाइड, तो इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा, 2 कार्बन वाला एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड। उसी तरह अगर हमारे पास है बेंजामाइड तो हमें कौन सा एसिड मिलेगा हाइड्रोलिसिस के बाद, बेंजोइक एसिड। एग्जैक्टली। तो बच्चों, हमारा अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एग्जैक्टली, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आई एम श्योर बाय नाउ सबको पता है कि क्या होता है, क्योंकि हमने इतनी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ ली है और इस रिएजेंट का हम जिक्र करते ही रहते हैं, है ना। तो चलो फटाफट से बताओ क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX, एग्जैक्टली, R एल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम हैलाइड। कोई भी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यस। तो अब देखो, पहले भी मैंने बताया था क्या बनना है और किससे बनना है, इन दोनों के फॉर्मूले की एक तस्वीर बनाओ अपने दिमाग में। यहाँ पे क्या बनना है, RMgX से बनना है RCOOH। अगर इसे बड़े ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है कि यार R तो दोनों जगह है, मतलब मुझे MgX नहीं चाहिए, मुझे COOH चाहिए। यानी कि CO2, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन अगर हम ऐड करें तो कोई कुछ बात बन सकती है, और हम वैसा ही करते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, उसके साथ जोड़ देते हैं CO2। CO2 मतलब
गैसियस CO2 नहीं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं ड्राई आइस। एग्जैक्टली। तो RMgX के साथ जब हम ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो हमें डायरेक्टली एसिड नहीं मिलता है, पहले हमें क्या मिलता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो क्या मिला है, RCOOMgX, राइट, मैग्नीशियम का सॉल्ट मिल गया है। ठीक है, अब लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे सॉल्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एसिड चाहिए। यानी कि मुझे इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, RCOOH, मतलब मुझे एक H+ ऐड करना है। यानी कि क्या करना है, मुझे इसका एसिडिफिकेशन करना है। जिस तरीके से कोई भी एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, H+ देने की। अगर किसी को एसिडिफाई करना है मतलब उसमें H+ जोड़ दो, तो इसको भी अगर एसिडिफिकेशन इसकी करा दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो RCOOH, यानी कि बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से बनाते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स। एसाइल हैलाइड्स का मतलब क्या है, बोल सकते हो एसिड क्लोराइड्स या एसिड हैलाइड्स। ठीक है, कैसे दिखते हैं ये, एसिड हैलाइड, मतलब एसिड कैसा दिखता है, RCOOH, बट ये H ना होके यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो RCOX, यानी कि यहाँ पे हैलाइड ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर एसिड क्लोराइड की बात करें तो वो कैसा दिखेगा, RCOCl। ठीक, ओके, बात समझ में आ गई कि एसिड हैलाइड होता क्या है। अब देखो दिमाग में तस्वीर बनाओ, कौन सी चीज से कौन सी चीज बनानी है, RCOCl से बनाना है RCOOH, यानी कि ये जो Cl के साथ वाला बॉन्ड है ना, इसकी हमें ब्रेक डाउन करनी है, इसको तोड़ देना है। कौन तोड़ेगा, वाटर, यानी कि क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो मतलब एसाइल हैलाइड का भी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब वाटर ऐड करके इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, एसिड्स। अब यहाँ पर भी दो सिचुएशन आ सकती है। हाइड्रोलिसिस अगर एसिड के प्रेजेंस में हो तो उसे हम कहेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के केस में देखो डायरेक्टली क्या बन जा रहा है, एसिड। डायरेक्टली एसिड हैलाइड से एसिड बन जा रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका है बेसिक हाइड्रोलिसिस, यानी कि अगर इसी हाइड्रोलिसिस को हम एक बेस के प्रेजेंस में करें, उस समय क्या हो रहा है, डायरेक्टली एसिड नहीं बन रहा है, पहले क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन, RCOO-। ठीक है, अब इस कार्बोक्सिलेट आयन को एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें H+ जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसकी एसिडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तब जाके हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि चाहे आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो या बेसिक हाइड्रोलिसिस करो, दोनों ही केस में एसिड हैलाइड से मिलेगा तो एसिड। फर्क सिर्फ इतना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस के केस में डायरेक्टली एसिड मिल गया, बेसिक हाइड्रोलिसिस के केस में पहले कार्बोक्सिलेट आयन बना, उसके एसिडिफिकेशन से फर्दर बन गया एसिड। कौन सा है, फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड ये होते क्या है, सबसे पहले तो अभी तक हमने एसिड एनहाइड्राइड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट देखो नाम से पता चल रहा है, चाहे एसिड क्लोराइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, ये सारी चीज़ें एसिड से ही बनती हैं। ठीक है, जैसे कि RCOOH एसिड है तो RCOCl एसिड क्लोराइड है। एसिड एनहाइड्राइड की जब हम बात करते हैं तो देखो ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, यानी कि जब हम दो एसिड को जोड़ देते हैं और उसमें से H2O निकाल लेते हैं तो बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। बड़े ध्यान से देखो, एक तरफ एक RCOOH है, दूसरी तरफ एक R-COOH है, दोनों को साथ में जोड़ दिया, इसमें से H2O हटा दिया तो बन गया ये एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे क्या, कि मुझे एसिड एनहाइड्राइड से एसिड बनाना है। अब खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ कि एनहाइड्राइड हमने कैसे बनाया था, दो एसिड को जोड़ा था, उसमें से H2O हटा दिया था। अब इसी का उल्टा प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, एनहाइड्राइड में अगर हम H2O जोड़ देते हैं, और H2O जोड़ देते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एसिड एनहाइड्राइड लिया, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमें क्या मिल गया, एसिड। कितना एसिड मिल रहा है, 2 एसिड। एग्जैक्टली, क्योंकि एनहाइड्राइड 2 एसिड से ही तो बना था, तो इसीलिए अब वापस हमें कितने मिल गए, 2 एसिड मिल गए। अब किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन से 2 एसिड मिलेंगे, वो यहाँ पे देखो। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास बेंजोइक एनहाइड्राइड है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो दोनों ग्रुप है वो दोनों ही बेंजोइक वाले ग्रुप है, दोनों ही वो बेंजीन रिंग वाले ग्रुप है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 2 बेंजोइक एसिड मिल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है,
कि जो एनहाइड्राइड होता है उसके एक तरफ एक अल्काइल ग्रुप होता है, दूसरे तरफ एक दूसरा अल्काइल ग्रुप होता है, तो वहां पर हमें दो डिफरेंट एसिड्स मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों सेम एसिड मिले, है ना। जैसे मान लो अगर मेरे पास बेंजोइक एनहाइड्राइड ना होके बेंजोइक इथेनॉइक एनहाइड्राइड हो, इस केस में सिचुएशन थोड़ी अलग है, एक तरफ बेंजोइक वाला ग्रुप है, दूसरी तरफ इथेनॉइक वाला ग्रुप है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, मुझे दो एसिड मिलेंगे, एक बेंजोइक एसिड और एक इथेनॉइक एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी हम एनहाइड्राइड से एसिड बनाते हैं तो हमें दो एसिड्स मिलते हैं। अब डिपेंड करता है, हो सकता है वो दोनों एसिड सेम हो, जैसा कि पहले एग्जांपल में हुआ, दो बेंजोइक एसिड मिल गए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों एसिड अलग हो, जैसे कि दूसरे सिचुएशन में एक बेंजोइक एसिड है और दूसरा इथेनॉइक एसिड है, ठीक है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली इस रिएक्शन के दौरान हो क्या रहा है, क्योंकि अगर वो समझ में आ जाए तो आप इस रिएक्शन को, किसी भी तरह के रिएक्शन अगर इस टॉपिक से आ जाए तो आप भूलोगे नहीं। देखो हो कुछ हो रहा है कि जब मैं H2O ऐड कर रही हूँ तो मैं बेसिकली क्या ऐड कर रही हूँ, H2O में क्या है H+ OH-, ठीक है। तो हो कुछ यूँ रहा है कि ये जो एनहाइड्राइड है ना, ये एनहाइड्राइड दो एसिड से बना है, तो एक एसिड के पार्ट में जाके H+ जुड़ जा रहा है और दूसरे वाले पार्ट में जाके OH- जुड़ जा रहा है और इस तरीके से दो एसिड बन जा रहे हैं। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मुझे कैसे पता कि H कौन से पार्ट में जुड़ेगा और OH कौन से पार्ट में जुड़ेगा। बहुत ऑब्वियस सा बात है, H+ है तो वो वैसे पार्ट में जुड़ेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी को H+ से ज़्यादा प्रेम होगा, है ना। तो H+ हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पार्ट में जुड़ेगा। जैसे अगर हम एक एसिड एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल लें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे RCO, उधर से भी R-CO और बीच में एक और O, है ना, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आप देखो जब इसकी ब्रेकडाउन होगी, है ना, तो एक तरफ हमें मिलेगा RCO, दूसरे तरफ हमें मिल रहा है RCOO, है ना। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किस तरफ है, जिधर RCOO है तो उधर H+ जुड़ गया तो बन गया RCOOH, यानी कि एक एसिड। दूसरे तरफ क्या था RCO, तो वहां पर OH जुड़ जाएगा तो बन जाएगा RCOOH, यानी कि दोनों तरफ से एसिड बन गया, एक तरफ H+ जाके जुड़ गया, दूसरी तरफ OH- जाके जुड़ गया, ठीक है। तो अब ये याद रहेगा इस रिएक्शन का लॉजिक। बहुत बार क्या होता है कि जब भी आप इस रिएक्शन को किताबों से पढ़ने जाते हो तो आप ना इसको रटने की कोशिश करते हो और आपको लगता है कि यार ये एनहाइड्राइड जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना ये दिखता है। अंदर इसके क्या है, अंदर इसके सिंपली दो एसिड है जो साथ में आके बैठ गए हैं और H2O उसमें से हट चुका है। तो अब वापस उसी में से एसिड लाने के लिए क्या करना होगा, उसमें H2O डाल दो, H2O H+ और OH- में टूट के एक पार्ट में H+ जुड़ जाएगा, एक पार्ट में OH- जुड़ जाएगा और इस तरीके से हमें दो एसिड्स मिल जाएंगे। तो अब कौन सी चीज से प्रिपेयर करें हम कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो प्रिपेयर करते हैं एस्टर से। एस्टर क्यों, क्योंकि एस्टर भी एक ऐसी चीज है जो एसिड का ही डेरिवेटिव है, मतलब ये भी हम एसिड से बनाते हैं। जिस तरीके से एसिड क्लोराइड बनाते हैं, जिस तरीके से एनहाइड्राइड्स बनाते हैं, उसी तरीके से एस्टर्स भी हम एसिड से बनाते हैं। तो यानी कि एस्टर से वापस एसिड हम पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। कैसे, हाइड्रोलिसिस से, एग्जैक्टली। क्योंकि अभी तक हमें इतना आइडिया तो लग गया है कि जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें जो एसिड से बनती हैं, उन चीज़ों से अगर वापस एसिड बनाना है तो हमारा सिंपल सा प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस दो तरीके के होते हैं, एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एक बेसिक हाइड्रोलिसिस, है ना। तो देखो एस्टर के साथ क्या होता है, उससे भी पहले ये देखो कि एस्टर दिखता कैसा है, कौन सी चीज आइडेंटिफाई करती है कि ये बंदा एस्टर है ना। तो एस्टर दिखता है ऐसा RCOOR-, मतलब यहाँ पे एसिड में जैसे RCOOH होता है, H के बदले यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप होता है, राइट। मतलब एक एस्टर के अंदर दो अल्काइल ग्रुप्स इन्वॉल्व है, एक ये R, दूसरा ये R-। अब ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, दोनों अल्काइल ग्रुप्स अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारा एजेंडा क्या है, RCOOR- से बनाना है RCOOH, है ना। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अगर हम एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब वाटर ऐड किया, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि यहाँ पे एसिड एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ऐसे केस में मुझे डायरेक्टली एसिड मिल जाएगा, मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एसिड मिला RCOOH, मतलब जो मेरा एस्टर था उसका R वाला पार्ट एसिड में गया, R- वाला पार्ट जो है वो अलग से एक अल्कोहल बना दिया, R-OH, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, व्हाट इफ बेसिक हाइड्रोलिसिस हो,
उस केस में भी एसिड मिलेगा, लेकिन एक स्टेप के बाद, थोड़ा आराम से। देखो जैसे ही बेसिक हाइड्रोलिसिस किया तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, सॉल्ट ऑफ एसिड, उसका फर्दर एसिडिफिकेशन किया तब जाके एसिड मिला। इस तरह के कई बेसिक हाइड्रोलिसिस के एग्जाम्पल्स हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर ये तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से बनता है, बट कई बार क्या होता है कि सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर एस्टर दिया हुआ है, बोला गया है कि भाई ये पर्टिकुलर एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एग्जैक्टली कौन सा एसिड और कौन सा अल्कोहल मिलेगा, तो कैसे बताओगे, राइट। तो जो एस्टर है RCOOR-, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ये R वाला पार्ट है ना, RCO वाला जो पार्ट है बेसिकली ये एसिड बन जाएगा, जो R- वाला पार्ट है ये बन जाएगा अल्कोहल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हो सकता है कि ये R और R' सेम है तो कोई बात नहीं, तो सेम उतने ही कार्बन वाला एक अल्कोहल बन जाएगा और वैसा ही अल्काइल ग्रुप के साथ एक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा जो डिस्कशन था ऑन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो खत्म होता है। तो हमने कुल मिला के देखा कि एक प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। इसके 3 ही तरीके थे प्रिपरेशन के। एक तो था ऑक्सीडेशन, जैसे कि अल्कोहल से या एल्डिहाइड से या अल्काइल बेंजीन से जब हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या करते हैं, इन सब का ऑक्सीडेशन करते हैं। जो दूसरा तरीका हमने देखा वो क्या था, हाइड्रोलिसिस। कई चीज़ों के हाइड्रोलिसिस से हम एसिड बना लेते हैं, जैसे कि नाइट्राइल्स, एमाइड्स, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसाइल हैलाइड, इन सब के हाइड्रोलिसिस से हम एसिड बना लेते हैं। और तीसरा था हमारा प्यारा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसके साथ जैसे ही हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देते थे तो हमें मिल जाता था एसिड। तो इस तरीके से ये कुछ तरीके थे जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन तो हमने पढ़ ली है, तो अगला क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स। और प्रॉपर्टीज में भी सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। तो अगर हम बात करें एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, मतलब वैसे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें रिंग्स नहीं होते हैं, स्ट्रेट चेन वाले, ठीक है, इनकी अगर बात करें तो हम देखते हैं जो लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, मतलब जिनमें लेट्स से 1 से लेकर के 9 तक कार्बन होते हैं, ऐसे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं ये कलरलेस लिक्विड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इनका स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है। और अगर हम इनके स्मेल की बात करें तो दे हैव अनप्लीजेंट ऑडर, मतलब अच्छी खुशबू तो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, ओके। बात अगर हम करें हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, उनके केस में अगर हम उनके फिजिकल स्टेट की बात करें तो दे एग्जिस्ट एज वैक्स लाइक सॉलिड फॉर्म में, जैसे वैक्स होता है ना, मोम सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसी तरीके से ये हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी वैक्स लाइक सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर इनके स्मेल की बात करें तो दीज आर ऑर्डरलेस। अगला फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट। और हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं दे आर हाई बॉइलिंग लिक्विड्स, मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करें अल्कोहल या एल्डिहाइड कीटोन के साथ, तो हम क्या देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद अल्कोहल का, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन का, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आप पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों होता है, राइट। ऐसा देखो क्यों होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या है, RCOOH, है ना। अब मान लो कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल अगर बहुत पास आ जाएं तो क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा कि अब भागेंगे एक दूसरे से। थोड़ा ध्यान से देखो, RCOOH, एक RCOOH और दूसरे RCOOH के बीच में क्या किसी तरह का बॉन्ड बनना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा ठहरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन हमारा ठहरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, या कह सकते हो थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो दोनों के बीच में क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एग्जैक्टली। तो यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बॉन्डिंग है, राइट। एक RCOOH दूसरे RCOOH के बीच में ये बॉन्डिंग है, यानी कि दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ आई, ग्रेट। साथ ही साथ हम एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी देख रहे हैं कि भाई जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है ना, तो ये एक डाइमर का स्ट्रक्चर ले रहा है। मतलब डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल मिल करके एक ऐसे देखो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के एक डाइमर बना ले रहा है, जैसे पॉलीमर हम कहते हैं, राइट। पॉली मतलब मेनी, यहाँ पे 2 है तो इसीलिए डाइमर।
तो मतलब क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक तो यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और आ गया है, ठीक है, ऊपर से डाइमर बना रहा है, और ये डाइमर काफ़ी तगड़ा है, मतलब काफ़ी स्ट्रांग है, ये इतना स्ट्रांग है कि इवन वेपर स्टेट में जाने के बाद भी ये बॉन्ड एग्जिस्ट करता है टू सम एक्सटेंट, है ना। तो इन दोनों बातों से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइमर फॉर्मेशन, दोनों बातों से हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई बॉयल कब होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि वो लिक्विड से वेपर स्टेट में जाए। लिक्विड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास रहते हैं, वेपर स्टेट में ले जाने के लिए उनको एक दूसरे से हटा के दूर दूर ले जाना पड़ता है, राइट। अब यहाँ पे उनको दूर दूर ले जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि यार इनके बीच में एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, साथ ही साथ ये डाइमर बना रहे हैं जो कि काफ़ी स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, बट इनको काफ़ी ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तब जाके ये बॉयल होंगे। इसका मतलब है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बात क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर, सुपर्ब। अब अगला सवाल आप पूछोगे कि ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होती है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो अल्कोहल है ना, ROH, अगर अल्कोहल की बात करें तो वहाँ पर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जैसे अगर एक ROH है, दूसरा ROH है, तभी भी तो O और H के बीच में बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बन ही सकती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बिल्कुल बन सकती है। लेकिन अल्कोहल के केस में देखो ज़रा ध्यान से उसके स्ट्रक्चर को कि क्या वहाँ पे डाइमर फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, राइट। तो मतलब अल्कोहल का भी मैं ये नहीं कह रही कि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, उनका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़ा कम होता है। अब अगर हम चले जाएं एल्डिहाइड कीटोन की तरफ, तो वहां पर हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हुए भी नहीं देखने को मिलता है, तो इसीलिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा और कम है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारी कहानी क्या हुई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कि इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, और उसके दो मेन कारण है, पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा डाइमर फॉर्मेशन। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं अबाउट सॉल्युबिलिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी हमेशा मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी उतना कम, ठीक है। मान लो अब मैं बात करती हूँ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, जिनमें रिंग वगैरह नहीं होते, स्ट्रेट चेन वाले, ठीक है। अगर जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब समझ लो 4 कार्बन एटम तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनके केस में हम देखते हैं दैट दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि इस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, तो मिसेबल हो जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, मतलब लेटर से 10 कार्बन वाला एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या 15 कार्बन वाला या 20 कार्बन वाला, तो क्या हो रहा है, एक तो ये बड़े हो रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली इनका जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ना, वो बढ़ रहा है, राइट। एक 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में तो वही COOH है, बट जो पूरा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है उसमें 4 कार्बन वाला पार्ट है। अगर एक 15 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है ना, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब उसको वाटर से फोबिया है, डर है, उसको वाटर से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट बढ़ता जाएगा या हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ता जाएगा, उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और एग्जैक्टली वही होता है इन केस ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुल मिला के कहानी क्या हुई कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 कार्बन एटम तक के जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन जो हायर एसिड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो जब जो सबसे हमारा सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि है बेंजोइक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड की बात करें तो भाई क्या ये सॉल्यूबल होगा कि इनसॉल्यूबल होगा वाटर में? बेंजोइक एसिड के अंदर क्या है, बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग होता है ये किस तरीके का होता है, पोलर नेचर का होता है कि नॉन पोलर होता है? बेंजीन रिंग नॉन पोलर होता है। और वाटर किस नेचर का होता है? वाटर तो पोलर होता है ना।
अब आप ये बताओ, जब भी हम डिसॉल्व होने की बात करते हैं हमेशा याद रखना है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जो पोलर है वो पोलर को डिसॉल्व करेगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। अब आप खुद बताओ कि क्या बेंजोइक एसिड वाटर में डिसॉल्व होगा? वाटर है पोलर, बेंजीन का जो रिंग है ये है नॉन पोलर, तो इस वजह से बेंजोइक एसिड जो है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो बच्चों अब अगर हम बात करें एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, नाम से तो हमें पता ही है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये एसिडिक नेचर का ही है, बट जब हम इसके रिएक्शन को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, एसिड है मतलब H+ देना चाहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड H+ दे के क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि स्टेबिलाइज्ड है बाय रेजोनेंस। इसके बारे में हमने इस वीडियो की शुरुआत में भी बात करी थी कि कार्बोक्सिलेट आयन चूंकि रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है तो होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा चाहता है कि यार मैं कार्बोक्सिलेट आयन बनाऊं, राइट है कि नहीं, तो इस वजह से वो H+ देने की टेंडेंसी रखता है, इसी वजह से इसका एसिडिक नेचर जो है या एसिडिक कैरेक्टर जो है ये काफी हाई होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करना चाहें कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फेनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है तो उसे कैसे करें, मतलब व्हाई इज इट दैट वी थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड फेनॉल ये दोनों में से कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। चलो देखते हैं हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन है इसका। सबसे पहले तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं, जब एसिड H+ लूज करके जो आयन बनाता है, जो नेगेटिव आयन बनाता है, दैट इज बेसिकली द कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे जो इसका कॉन्जुगेट बेस है दैट इज द कार्बोक्सिलेट आयन, वो रेजोनेंस से स्टेबिलाइज्ड तो है ही, इनफैक्ट इट इज स्टेबिलाइज्ड बाय 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब समझते हो, मतलब दो ऐसे स्ट्रक्चर जिनका स्टेबिलिटी, जिनका जो स्टेबिलिटी है, जिनका जो एनर्जी है, दे आर ऑल इक्विवेलेंट, उसे हम इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये बहुत ही तगड़ा तरीके से स्टेबल है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम फेनॉल की बात करें तो फेनॉल के केस में जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, फिनॉक्साइड आयन, कुछ इस तरीके का दिखता है। अब भाई फिनॉक्साइड आयन जो है दिस इज ऑल्सो स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप फिनॉक्साइड आयन के देखते हो वो इक्विवेलेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी और एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों केस में किसका पल्ला थोड़ा सा ज्यादा भारी, किसका पल्ला थोड़ा ज्यादा भारी हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एग्जैक्टली, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्गर है। ठीक उसी तरीके से एक और जस्टिफिकेशन अगर आप लेना चाहो तो कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे अगर आप फोकस करो तो आप देखोगे कि जो नेगेटिव चार्ज है ना वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन में उसकी जंपिंग हो रही है, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करता जा रहा है, व्हिच इज फाइन। दूसरी तरफ अगर आप फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखो तो आप देखोगे कि यार कभी कभार ये जो नेगेटिव चार्ज है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के कंपैरिजन में भी कौन सा वाला आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है हमें, कार्बोक्सिलेट आयन की। तो इन्हीं कारण की वजह से हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनॉल के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, ठीक है। क्या टॉपिक है ये, टॉपिक ये है कि अभी तक हमने ये देखा कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग एसिड तो होता है, ठीक है। अब देखना यह है कि उस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर है उस एसिडिक कैरेक्टर में क्या फर्क पड़ता है जब उस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई ग्रुप लगा होता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है। तो वो हम स्टडी करेंगे अभी कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है ऑन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कैसे समझेंगे इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का है ये बात हमें कैसे पता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ देने की टेंडेंसी में रहता है। जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड H+ देगा तो वो क्या बनाएगा, एक नेगेटिव आयन बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, राइट। कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, एनायन है, नेगेटिव आयन है, ठीक है। अब मैं बोलना चाह रही हूँ नेगेटिव आयन को और ज़्यादा स्टेबल, नेगेटिव आयन जितना स्टेबल होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, राइट। क्योंकि ये आयन जितना स्टेबल होगा ये एसिड को उतना ही ज़्यादा जल्दी होगा H+ देने का, तो उतना ही ज़्यादा इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, सिंपल सी बात है, यस। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एनायन है, ये जो नेगेटिव आयन है, इसको कौन स्टेबल करेगा,
नेगेटिव आयन है मतलब उसमें एक्स्ट्रा क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको स्टेबल कोई ऐसा ही कर सकता है। वो फिलहाल उसमें चूंकि नेगेटिव आयन्स है तो कौन उसको स्टेबल करेगा, जो उसके वो जो एक्स्ट्रा लोड है वो ले, यानी कि कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो उसके ये जो नेगेटिव चार्जेस है उसको ले। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से इसी कहानी के फॉर्मेट में आपको इस बात को याद रखनी है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखनी है कि जब कभी भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक जुड़ा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यानी कि उस नेगेटिव चार्ज को वो ले लेगा और वो उस कार्बोक्सिलेट आयन को कर देगा स्टेबल। तो यानी कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एसिड है उसकी एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहानी का सार ये है, अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। यही बात मैं बताना चाह रही थी साफ शब्दों में। ठीक है, तो उसको बताने के लिए मैंने ये स्टोरी की फॉर्मेशन की ताकि आपको ये याद रहे कि कौन से ग्रुप लगने से एसिडिक कैरेक्टर घटता है और कौन से ग्रुप के होने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। आई डोंट थिंक कि मुझे अब आपको ये बताने की जरूरत है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्योंकि भाई तुम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड तक, है कि नहीं। ये सारी बातें तो हमने बहुत ही पहले कर चुकी हैं, है ना। तो चलो अब इसी बेसिस पे देखते हैं कि किस किस तरह के ग्रुप्स जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लगते हैं तो उनका एसिडिक कैरेक्टर किस तरीके से बढ़ता है या फिर घटता है। तो बच्चों अब हम लोग ये देखेंगे कि जैसे जैसे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे मेन चेन में लगे होते हैं उससे हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है वो किस तरीके से घटता है या बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स का देखेंगे इफेक्ट इन इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर। मतलब ये जो ऑर्डर है ये आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर मैंने कुछ ग्रुप्स की बात कर रखी है, अगर ये ग्रुप्स आपके मेन रिंग के साथ या मेन चेन के साथ अटैच्ड है तो आपका एसिडिक कैरेक्टर इस तरीके से बढ़ेगा। यानी कि अगर फिनाइल ग्रुप लगा है तो वो कम होगा, तो उसका जो ओवरऑल एसिडिक कैरेक्टर है दैट विल बी लेस देन आयोडीन आयोडो ग्रुप, दैट विल बी लेस देन ब्रोमो, देन क्लोरो, देन फ्लोरो, देन साइनो, देन नाइट्रो एंड देन CF3। अब यहाँ पे मुश्किल ये आ सकती है कि यार ये वाली सीरीज को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि बहुत बार आपको आपके बोर्ड के एग्जाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो अब जब याद रखना ही है तो कुछ ना कुछ ट्रिक तो सोचना पड़ेगा, तो सोच लेते हैं कुछ ना कुछ ऐसे ही बेहुदा से ट्रिक जो याद रह जाए, है ना। तो जैसे इसको कैसे याद रखोगे, इस सीक्वेंस को कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख सकते हो, फोन आई, फोन आया नहीं, फोन आई, क्योंकि हमें आयोडो याद रखना है आई से, तो फोन आई, ब्रो कॉल्ड, राइट, ब्रो इज ब्रोमीन, called is chloro. So phone I, bro called, friend sunno, friend is F, sun is cyano, sun से cyano याद आएगा, no is NO2 CF3। तो कैसे याद रखोगे, phone I, bro called, friend sunno CF3। ठीक है, आई नो दिस इज नॉट अ वेरी स्मार्ट ट्रिक बट दिस इज अ वेरी फनी और वियर्ड ट्रिक, तो वो वैसी चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद रह जाती है। ठीक है, तो एक और बार हम लोग इसको दोहराएंगे, ये क्या रहेगा, फोन आई, ब्रो कॉल्ड, फ्रेंड सुन नो CF3। अब इस तरीके से ये सीक्वेंस याद रह गया, जैसे ही ये सीक्वेंस याद रह गया आपका काम बन गया। अब नीचे देखो आपको कुछ इस तरीके का सीक्वेंस अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखने को मिलेगा। इसमें क्या दिया हुआ है, एसिडिटी का ऑर्डर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि CF3COOH का जो एसिडिक कैरेक्टर है, जो एसिडिटी है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे हमने देखा था CF3 का देखो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए जब CF3COOH है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम देखो क्लोरो का होगा, राइट। देखो फिर इधर इधर आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, यहाँ पे नाइट्रो लगी हुई है इसीलिए उससे कम है। ऐसे करते करते जब आप आखिरी में जाओगे तो आपको आखिरी में कौन दिखेगा, CH3COOH, CH3CH2COOH। यहाँ पे देखो कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं एल्काइल ग्रुप्स, और हमें क्या पता है एल्काइल ग्रुप्स बाय नेचर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया था जब भी मेन चेन से या रिंग से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एसिडिक नेचर को घटाते हैं। इसीलिए देखो ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, ये वाले जो एसिड्स हैं, इनका एसिडिक नेचर सबसे कम है, तो ये वीक एसिड है, राइट। तो यानी कि अगर आप इस सीक्वेंस को देखोगे तो आप बोल सकते हो कि जो इधर की तरफ है, जो शुरुआत की तरफ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जो आखिरी की तरफ है वो वीक एसिड्स हैं।
ठीक है। बट ये ऐसे क्यों है ये बताने के लिए ये वाली सीक्वेंस अगर आपको याद रहे तो आप इसको बता सकते हो कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कम स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ भी ऑर्थो इफेक्ट है, बिल्कुल है। ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर के मुकाबले में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका एसिडिक कैरेक्टर, कंपेयर्ड टू मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, कंपेयर्ड टू पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये ऑर्थो मेटा पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक होते क्या हैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है, देखो ये बेंजोइक एसिड है, इसके ऑर्थो पोजिशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ये मेटा बेंजोइक एसिड है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है क्योंकि इसके मेटा पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है क्योंकि इसके पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। अब इनके जो एसिडिक कैरेक्टर है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का और सबसे कम होगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड का। बट अब आप वही जाहिर से सवाल पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं इस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की बात करूं, इसके एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रही हूं, मतलब जब ये एक H+ रिलीज करता है तो ये क्या बनाता है, एक एनायन बनाता है, एक नेगेटिव आयन बनाता है जो ऐसा दिखेगा। अगर इसको आप गौर से देखो तो आपको एक चीज दिखती है मजेदार कि यार यहाँ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, यानी कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उससे भी मजेदार बात यह है कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बनने से यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, और जहां रिंग फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब ये तो भाई एक्स्ट्रा स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के केस में जो एनायन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर वो ज़्यादा स्टेबल है इसका मतलब है कि ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि वो चाहेगा कि भाई H+ लो और बनाओ, और स्टेबल वाला जो है ये नेगेटिव आयन बनाओ, है ना। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो मेटा सब्स्टिट्यूटेड के केस में क्या होता है, यहाँ पर अगर ये एक H+ देगा तो चूंकि देखो मेटा पोजीशन थोड़ा दूर है ना, तो यहाँ पर वो रिंग स्ट्रक्चर उतने मज़ेदार तरीके से बन नहीं रहा है जितना ऑर्थो के केस में बन रहा था। अगर बात कर दोगे पैरा की तो यहाँ पर तो भाई दोनों दो एंड में है, तो यहाँ पर उस तरीके के रिंग स्ट्रक्चर की बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है ना। तो इसी वजह से जो एसिडिक कैरेक्टर है वो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का सबसे ज्यादा होता है, और इसे हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और भी कई सारे उनके एसिडिक नेचर के बारे में काफी बातें कर ली है। तो आई थिंक अब जो है ना वी आर ऑल सेट टू लर्न अबाउट देयर केमिकल रिएक्शंस। अब इसको हम बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कवर करेंगे। तो हम लोग ना 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे देखेंगे। पहले कैटेगरी के रिएक्शंस वैसे वाले होंगे जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है ना RCOOH, इसका जो OH वाला पार्ट है ना उस पार्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे कि OH की जगह ये RCOOH में सिर्फ OH वाले पार्ट में चेंजेस होंगे। OH की जगह शायद वो OCl हो जाएगा, ठीक है, या फिर OH की जगह शायद OR- हो जाएगा। इस तरह के जो भी चेंजेस आपको दिखेंगे वो आपको इसमें इस पार्ट में दिखेंगे। तो इसके अंडर हम डिस्कस करेंगे ऐसे वाले रिएक्शन जिसमें एनहाइड्राइड्स बनते हैं, जिसमें एस्टर बनते हैं जिसे हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे अमोनिया के साथ रिएक्शन, इसके अंदर हम देखेंगे PCl5, PCl3, SOCl2 के साथ रिएक्शंस। तो ये सारे रिएक्शंस हम इस कैटेगरी में कवर करेंगे। दूसरा कैटेगरी जो हम देखेंगे वो होगा वैसे रिएक्शंस जहां पर पूरा COOH ग्रुप जो है ना वो इन्वॉल्व रहेगा, पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व रहेगा। इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम रिडक्शन रिएक्शंस और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। तीसरा टाइप होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। सब्स्टिट्यूशन मतलब हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में जाके ना कोई चीज हट जाएगी, उसको कोई और चीज सब्स्टिट्यूट कर देगी। इस तरह के रिएक्शंस हम तीसरे कैटेगरी में देखेंगे, और इसके अंदर हम देखेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शंस और रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये हमारा एजेंडा है रिएक्शन वाले सेक्शन में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा जिक्र तो किया था कि एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं, जब हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को साथ में जोड़ देते हैं और उसमें से H2O को निकाल देते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, एनहाइड्राइड। एग्जैक्टली देखो ऐसे ही बन रहा है। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 2 इथेनॉइक एसिड ले लिया है, 2 कार्बन वाले 2 एसिड ले लिए हैं। 2 इथेनॉइक एसिड को आप जोड़ दो और उसमें से H2O को हटा दो, तो जो बन गया दैट इज योर एनहाइड्राइड।
टू नेम इट, दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इस तरीके का होता है। अब इस रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या चाहिए? अब इस रिएक्शन में मुझे करना क्या है? 2 इथेनोइक एसिड लेना है, उनको जोड़ना है, बट ये जो H2O रिमूव करना है इसके लिए मुझे कुछ तो डालना पड़ेगा जो इसका ये H2O को रिमूव करे। और H2O को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं या तो मिनरल एसिड जैसे कि HCl या फिर P2O5, ये H2O को रिमूव करने का काम करती हैं। चलो दूसरा रिएक्शन देखते हैं जहां पर बनेगा क्या? एस्टर। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन। एग्जैक्टली। एस्टर कैसे बनेगा आप बताओ मुझे, क्योंकि प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया था एस्टर से। सोच के बताओ कैसे प्रिपेयर किया था। जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था RCOOH और साथ में बन रहा था R-OH। याद आ रहा है कुछ? एग्जैक्टली। तो बस उसी का उल्टा कर दो, यानी कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप रिएक्ट करवाओगे अल्कोहल या फिर फिनॉल से तो आपको मिल जाएगा एस्टर। कैसे मिलता है एस्टर? देखो RCOOH ले लिया, दूसरा R-OH ले लिया। ठीक है, तो ये जो R- है ये आके इस RCOOR- यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे ये R- आ जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा हमारा एस्टर। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए कोई कैटलिस्ट वगैरह चाहिए? बिल्कुल चाहिए। यहाँ पर भी हम मिनरल एसिड्स यूज करते हैं एज कैटलिस्ट, जैसे कि HCl ले लो या H2SO4 ले लो, किसी को भी ले लो, वहां से आपको H+ मिल जाएगा एंड दैट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो बच्चों अब जो तीसरा रिएक्शन हम देखने वाले हैं, इस रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे कि एसाइल हैलाइड्स बनते हैं या फिर एसिड क्लोराइड्स बनते हैं, कुछ भी कह लो। ठीक है, एसिड क्लोराइड्स बनाना है आपको कहां से? RCOOH से, यानी कि कुछ तो ऐसा चीज के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा जिसके पास Cl हो या हैलाइड हो। तो किस तरह के रिएक्शंस हम कराते हैं? PCl3 से करा लो, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से करा लो, या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से करा लो, या फिर थियोनिल क्लोराइड या फिर SOCl2 से करा लो। इन सब से जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एसिड क्लोराइड मिल जाएगा, RCOCl मिल जाएगा। तो बच्चों अब हमारा अगला रिएक्शन है अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। इससे पहले कि हम इस रिएक्शन को देखें, सबसे पहले अमोनिया के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा याद कर लो अपने दिमाग में। अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है NH3, जिसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि चूंकि नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है तो ये किसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा? पॉजिटिव चार्ज वाले बंदे को। ठीक है, ये बात अब आप याद रखना। अब चलो फोकस करते हैं रिएक्शन पे। मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, इसको रिएक्ट करवाया हमने NH3 के साथ। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या छुपा हुआ है? H+ CH3COO-। ठीक है, अब मैंने बताया था NH3 नाइट्रोजन किसको खींचेगा अपनी तरफ? H+ को खींचेगा, खींच लिया इसने, तो ये बन गया NH4+। और इधर ये क्या रह गया? CH3COO-। देखो वही बन रहा है। तो ये बेसिकली क्या बन गया? थोड़ी देर के लिए अमोनियम का सॉल्ट बन गया। ठीक है, इसी अमोनियम के सॉल्ट को जब हम फर्दर हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर तो हमें क्या मिल जाता है? फाइनली हमें मिलता है एमाइड्स। एग्जैक्टली, मैंने बताया था पहले भी, एमाइड का क्या होता है आइडेंटिफिकेशन? CONH2। तो देखो यहाँ पे बन गया CONH2। अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया तो खुद सोचो, NH3 के साथ रिएक्ट कराया यानी कि RCOOH में NH2 का कुछ आके जुड़ जाएगा तो बन जाएगा क्या? एमाइड्स। इनफैक्ट सिर्फ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक के एसिड के केस में ही नहीं, अगर हम एरोमेटिक एसिड्स की बात करें जैसे कि बेंजोइक एसिड, यहाँ पर भी अगर हम इसको NH3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पहले तो क्या बनता है? अमोनियम सॉल्ट ही बनता है बीच में। उसके बाद उसको जब फर्दर हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर तो क्या मिल जाता है हमें? बेंजामाइड। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस तरीके का रिएक्शन होता है बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया। तो बच्चों अब जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शंस को डिस्कस कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक रिएक्शन देखते हैं। ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं बट स्टिल मैं बता दे रही हूँ। लेट अस सपोज कि अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं थैलिक एसिड का। थैलिक एसिड क्या होता है? जिसमें ये बेंजीन रिंग होता है और 2 COOH लगे होते हैं। यहाँ पर भी अमोनिया का रवैया बिल्कुल सेम रहता है। चूंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो यह हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है। देखो NH4+ हो गया है, COO के साथ माइनस हो गया है। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या बन रहा है? अमोनियम का सॉल्ट बन रहा है, अमोनियम थैलेट बन रहा है। ठीक है, इस अमोनियम थैलेट को एज यूजुअल अगर हम हीट कर दे एट हाई टेम्परेचर तो हमें क्या मिल जा रहा है? एमाइड। CONH2 का ग्रुप लग गया, इसको हम क्या कहेंगे? थैलामाइड। थैलिक एसिड से मिल रहा है इसीलिए थैलामाइड। ठीक है,
एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखते हैं कि अगर इस थैलामाइड को हम इसके बाद भी फर्दर और बहुत स्ट्रांगली हीट करने लगते हैं तो क्या होता है, तब हम नोटिस करते हैं कि यार NH3 इसमें से हटने लग रहा है और एज अ रिजल्ट हमें मिल जाता है इमाइड। जैसे वहाँ एमाइड मिला, एमाइड से वो इमाइड बन जाता है। इमाइड ग्रुप कौन सा होता है, CONH, उसको हम इमाइड कहते हैं। तो देखो लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज थैलीमाइड। ध्यान देना है, ऊपर वाला है थैलामाइड, नीचे वाला है थैलीमाइड। ऊपर वाले में CONH2 है, नीचे वाले में CONH है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस खत्म होता है। यहाँ पर अब तक हम ऐसे सारे रिएक्शंस देखे जहाँ पर COH वाला जो बॉन्ड है ना वो उसका ब्रेकिंग हो रहा था, वो बॉन्ड टूट रहा था और कभी एस्टर बन रहा था, कभी एसिड क्लोराइड बन रहा था, कभी एनहाइड्राइड बन रहा था। इस तरीके के हमने रिएक्शंस देखे। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर पूरा का पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम रिडक्शन रिएक्शंस की। एक बहुत लॉजिकल कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप रिड्यूस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सोच के बताओ। जिन चीज़ों को ऑक्सीडाइज करने से कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिड्यूस करोगे तो वही चीज़ें मिलेंगी, है कि नहीं? कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या क्या चीज़ों को ऑक्सीडाइज करके आप पाए थे? कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पाए थे। तो इसका मतलब है क्या हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकते हैं टू अल्कोहल्स? बिल्कुल कर सकते हैं, बट ऐसा करने के लिए हमें चाहिए होगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि एसिड को जब आप रिड्यूस करोगे तो पहले वो एल्डिहाइड बनते हुए फिर अल्कोहल बनेगा। तो यू रियली नीड अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कर सकता है ऐसा काम? कौन ऐसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं हमारे पास? एक तो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज LiAlH4, दूसरा है डाइबोरेन दैट इज B2H6। ये दो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत बार लोग सोचते हैं कि अच्छा मैम ने ये दो रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बोला बट मैम ने सोडियम बोरोहाइड्राइड का नाम नहीं लिया। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, क्योंकि ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है जब हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं टू अल्कोहल, जब हम कीटोन को रिड्यूस करते हैं टू अल्कोहल, जब हम एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करते हैं टू अल्कोहल। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है बट ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि ये एसिड को सीधा सीधा अल्कोहल में रिड्यूस कर दे। बात समझ में आ गई? ग्रेट। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है दिमाग में कि मैम जब ये जो एसिड है जब ये रिड्यूस हो रहा है अल्कोहल में तो बीच में कहीं ना कहीं एल्डिहाइड भी तो बन रहा होगा, तो हमें वो एल्डिहाइड क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो एल्डिहाइड एक इंटरमीडिएट की तरह बन तो रहा है बट चूंकि वो एल्डिहाइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम उस एल्डिहाइड को एज सच आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो हो क्या रहा है, जब हम अभी जो मैंने ये दो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करी, जब हम इन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा एसिड जो है वो सीधा रिड्यूस होकर जो फाइनल प्रोडक्ट हमें दे रहा है दैट इज अल्कोहल। तो इस रिएक्शन में आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे चेंजेस कहाँ से आ रहा है, RCOOH से सीधा ROH बन जा रहा है। मतलब COOH का जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो पूरा का पूरा ग्रुप में चेंजेस आ रहे हैं, और यही मैंने बताया था सेकेंड कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शन में कि इन रिएक्शंस में पूरा का पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो बच्चों अब इसी कैटेगरी में देखेंगे हम हमारा दूसरा टाइप का रिएक्शन जिसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, नाम पे फोकस करो। डी कब यूज करते हैं? जब किसी चीज को हम हटाते हैं। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में से शायद हम कार्बन डाइऑक्साइड हटा रहे हैं, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है? RCOOH। इसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हटा दिया तो बचेगा क्या? RH यानी कि हाइड्रोकार्बन बचेगा। एग्जैक्टली वही है हमारा रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए हमें कोई तो औजार चाहिए, कोई ऐसा सामान चाहिए जिसके साथ रिएक्ट कराने पे CO2 को हटा देगा, और वो सामान कौन होता है? वो सामान होता है सोडा लाइम। अब आप पूछोगे कि मैम सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ 3:1।
सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम 3:1 रेशियो में लेते हैं तो उसे हम कहते हैं सोडा लाइम। जब हम सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को, जैसे कि RCOONA, तो वहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, हमें उस कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मिल जाता है विच इज़ RH। और साथ में हमें मिलता है क्या, साथ में हमें मिल जाता है Na2CO3 विच इज़ सोडियम कार्बोनेट। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान हम CO2 को हटा रहे हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से और बना दे रहे हैं एक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर भी अगर आप फोकस करो तो देखो पूरे रिएक्शन के दौरान ये जो पूरा COOH ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एल्केन मिल रहा है, जहाँ पे COOH पूरा का पूरा ग्रुप ही इन्वॉल्व नहीं, मतलब वो पूरा का पूरा ग्रुप ही नहीं है, यानी कि रिएक्शन के दौरान पूरा का पूरा COOH ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट रहा। अब जब हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक बार एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी विच इज़ कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। किसी को याद है ये वाला इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड? याद है, नहीं याद है, याद है नहीं याद है, आई डोंट नो। बेसिकली इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमने क्या देखा था, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्कली मेटल सॉल्ट्स लेते हैं, उनका जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो वहाँ पर भी हमें डीकार्बोक्सिलेशन होते हुए देखने को मिलता है। और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हमने डिटेल में कौन से चैप्टर में डिस्कस किया था? टॉपिक ही याद नहीं है तो कैसे बताओगे कौन से चैप्टर में किया था? क्लास 11th केमिस्ट्री के एल्केन वाले पार्ट में डिस्कस किया था जब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे। याद नहीं है? कोई बात नहीं, चलो फटाफट से देख लेते हैं एक रिकैप। तो चलो बात करते हैं यहाँ पर यानी कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस की। तो इस प्रोसेस के अंदर भी हमारा एक एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर हमें एल्केन मिलता है कहाँ पर बना हुआ? एनोड पे, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है हमारा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया नहीं आया? चलो डिटेल में इसे समझते हैं विथ ऑल द रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आप पहुंचे हैं हमारे थर्ड कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ, जहां पर हम क्या देखेंगे? जहां पर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मतलब इन रिएक्शंस में क्या होगा, जो COOH वाला पार्ट है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है उस पार्ट में सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, मतलब उस हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में कोई चीज़ को रिप्लेस करके कोई और चीज़ आ जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इसको अच्छे से समझो। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप जो है COOH के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे मान लो RCH2COOH, इस केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? COOH के साथ जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन। तो यानी कि इस केस में हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अभी हम जिस रिएक्शन की बात करने वाले हैं इसे हम कहते हैं हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। आई नो कि ये नाम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि ये इन साइंटिस्ट्स के नाम के ऊपर रखा गया है। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में HVZ से भी याद रख सकते हो। HVZ दैट इज हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये रिएक्शन सिर्फ उस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और इस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या होता है, जब इनके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं किसी हैलोजन का, जैसे कि क्लोरीन या ब्रोमीन का रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या होता है, ये क्लोरीन या ब्रोमीन जो है इसके अल्फा हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। जैसे मान लो पहले RCH2COOH था, अब क्या होगा RCH, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह किसने ले ली? क्लोरीन ने ले ली। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसके हम कहेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके अल्फा पोजीशन पे जो है एक हाइड्रोजन को हटा के उस किसने सब्स्टिट्यूट कर ली वो जगह? हैलोजन ने कर ली, इसीलिए ये बन गया अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। लेकिन याद रखना है बच्चों कि ये रिएक्शन सारे हैलोजन के साथ नहीं होता है, क्लोरीन के साथ होता है, ब्रोमीन के साथ होता है, रेड फॉस्फोरस का स्मॉल अमाउंट में ही सही बट प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है।
ठीक है। और ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब इस रिएक्शन के अंदर एक और कैच है। आपने बोला कि मैम आपने बोला स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस डालना है, लेकिन मेरे पास बहुत सारा रेड फॉस्फोरस है, मैंने एक्सेस में डाल दिया रेड फॉस्फोरस, तो क्या होगा? रिएक्शन ऐसे ही चलेगा? वेल, रिएक्शन का पैटर्न तो ऐसे ही चलेगा, बट उस केस में ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये तब तक होते रहेगा जब तक अल्फा हाइड्रोजन है। बोलने का मतलब है जैसे RCH2COOH ये था, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन था, तो अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस डाल के इस रिएक्शन को करोगे तो क्या होगा? 2 में से कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा या ब्रोमीन आ जाएगा। अगर आप ढेर सारा फॉस्फोरस डाल दोगे तो क्या होगा? एक और जो हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगा विथ क्लोरीन, यानी कि ये कैसा हो जाएगा? CH2 की जगह ये CCl2COOH ऐसा बन जाएगा, राइट। तो बेसिकली जब हम एक्सेस में रेड फॉस्फोरस डाल देंगे तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये तब तक होते रहेगा जब तक उस पर्टिकुलर कंपाउंड में और भी अल्फा हाइड्रोजन बचे हैं। मतलब अगर उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो मतलब वो उसमें 3 बार वो हैलोजिनेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस डालेंगे तो वो हैलोजिनेशन एक ही बार होगा। तो चलो अब बात करते हैं अगले टाइप के रिएक्शन की, विच इज द रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में हम किस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे? ऑब्वियसली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम देखते हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, ऐसे तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है तो भाई उसको तो मैं डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं जब से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इन बेसिक चीज़ों के लिए आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच द क्लास 11th केमिस्ट्री का, जहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक शुरू होते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो अभी के लिए फोकस करते हैं कि यहां पे क्या होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका नेचर कैसा होता है बताओ? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मतलब जब कभी आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को रिएक्ट करवाओगे तो जो नाइट्रो ग्रुप आके इस रिंग में लगेगा वो कौन से पोजीशन पे लगेगा? मेटा पोजीशन पे। क्यों लगा मेटा पोजीशन पे? क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ना ये मेटा डायरेक्टिंग है, जो आ रहा है अंदर उसको मेटा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करता है। इसीलिए देखो मेटा नाइट्रोबेंजीन यहाँ इसीलिए यहां पर मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनता है, ठीक है। उसी तरीके से नॉट जस्ट नाइट्रो ग्रुप, लेट अस सपोज कि यही एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिएक्ट करता है लेट्स से Br2 के साथ, FeBr3 के साथ, तो जो ब्रोमो का ग्रुप है वो भी देखो जाके कहाँ पे लग रहा है? मेटा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। साथ ही साथ जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये होता है कैसा? ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब ये इस पूरे ओवरऑल रिंग को एक्टिवेट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, डीएक्टिवेट कर रहा है। मतलब इससे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है ना वो स्लो डाउन हो जाता है। बहुत तेजी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है बल्कि वो रेट थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में रिंग सब्स्टिट्यूशन होते हुए तो हमें दिख रहा है, लेकिन 2 बातें होती है यहाँ पर। जो भी ग्रुप आके जुड़ता है यहाँ पे वो मेटा पोजीशन में जुड़ता है क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। दूसरा, कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पे कम हो। तो बच्चों हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण से शुरू करते हुए, नॉमेनक्लेचर से शुरू करते हुए उनके प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल रिएक्शंस, ये सारी बातें कवर करी हैं, ठीक है। अब आखिरी में जाते जाते ये भी देख लेते हैं कि यार ये जो कुछ कुछ चीज़ें हमने कवर करी इसमें से कुछ कुछ एसिड्स जो हैं ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे अगर हम बात करें मिथेनोइक एसिड की, 1 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये यूजफुल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में, डाइंग इंडस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्री में इसके काफ़ी यूजेस हैं। अगर बात करें इथेनोइक एसिड की तो यार ये तो विनेगर में ही पाया जाता है जो हर घर में यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्री में जिसका इतना बड़ा यूसेज है। अगर बात करें हेक्सेन डाइओइक एसिड की तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन।
सिर्फ एसिड्स की खुद की ही बात नहीं, एसिड से जो चीज़ें बनती हैं जैसे कि एस्टर्स बनता है, एसिड क्लोराइड्स बनता है, एनहाइड्राइड्स बनते हैं, इतनी वैरायटी की चीज़ें बनती हैं और ये सारी चीज़ें भी जो हैं कई तरीके से काम आती है। जैसे कि सोडियम बेंजोएट एक एग्जाम्पल है जो कि एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक बहुत ही काम की चीज़ है, इसीलिए तो हमने इतना टाइम स्पेंड किया पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने में। बट इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और इसी वीडियो के साथ खत्म होता है हमारा पूरा लेसन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे उम्मीद है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के इस वीडियो को देखने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड पूरे चैप्टर का एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा। एटलीस्ट अब जब आप किताब से कभी भी पढ़ोगे तो कहीं पे भी आप फंसोगे नहीं और आपके कॉन्सेप्ट जरूर हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अगर ऐसा हुआ है तो कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताओ कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक और शानदार वीडियो के साथ जो कि होने वाला है ऑन एमीन्स।